क्या क्या काम करता है? सबसे पहली बात है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करवाना। ये चुनाव आयोग का काम होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन का मतलब होता है जो चुनाव क्षेत्र होता है उसकी सीमा निर्धारित करना। जो सीमाएं निर्धारित की जाती है वो किसके द्वारा करवाई जाता है? ये काम चुनाव आयोग के द्वारा। इसके लिए चुनाव आयोग क्या करता है? परिसीमन आयोग का गठन करवाता है। इसके लिए चुनाव आयोग क्या करेगा? परिसीमन आयोग का गठन करवाता है। ये परिसीमन आयोग है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 82 के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि परिसीमन आयोग होगा। वो क्या करेगा? प्रत्येक चाहे लोकसभा क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो उसकी सीमा निर्धारित करने का काम करता है। चुनाव आयोग परिसीमन आयोग का गठन करता है और ये परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देता है कि ये क्षेत्र है, ये बाड़मेर का क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र है, ये जोधपुर लोकसभा का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये क्षेत्र है, ये शिव विधानसभा का क्षेत्र है, यहां से यहां तक ये मतदाता है, ये शिव विधानसभा में वोट डाल सकते हैं। ये क्षेत्र है, ये बायतू विधानसभा क्षेत्र हो गया, यहां से लगा करके यहां तक ये जो जितनी भी जनसंख्या यानी जो सीमा है वो सीमा तय होती है और ये लोग हैं वो किसको वोट डालेंगे? बायतू विधानसभा क्षेत्र में वोट डाल सकते हैं। ये परिसीमन आयोग है, ये तय करता है और प्रत्येक परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, प्रत्येक परिसीमन आयोग का अध्यक्ष, प्रत्येक परिसीमन आयोग का अध्यक्ष भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है वो प्रत्येक परिसीमन आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अगली बात, अब तक परिसीमन आयोग का गठन हुआ कब कब हुआ? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले 1952 में हुआ, फिर 1962 में हुआ, फिर 1972 में हुआ और फिर 2002 में हुआ। ये परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और ये परिसीमन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कि ये क्षेत्र ये लोकसभा का है और ये क्षेत्र ये विधानसभा। यहाँ के मतदाता इस विधानसभा में वोट डालेंगे, यहाँ के मतदाता इस लोकसभा को वोट डालेंगे, यानी वो निर्धारित करने का काम कौन करता है? परिसीमन आयोग करवाता है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करवाना। निर्वाचन क्षेत्र मतलब कौन सा? बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र होगा। जैसे बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बाड़मेर पूरा जिला हो गया। इसके अलावा फतेहगढ़ तहसील हो गई जैसलमेर की, सम पंचायत समिति हो गई, इसके अलावा जैसलमेर तहसील हो गई। ये आधा जैसलमेर जिला और आधा बाड़मेर मिलकर के क्या बन गया? लोकसभा क्षेत्र। ये किसने तय किया? भारतीय चुनाव आयोग ने तय किया। उसी प्रकार जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पूरा जोधपुर जिला हो गया। जोधपुर जिले के अलावा जैसलमेर की जो पोखरण तहसील है वो जोधपुर में चली जाती है, भड़ियाना तहसील है वो कहाँ चली जाती है? जोधपुर में चली जाती है। तो जैसलमेर को दो भागों में बांट दिया, आधा बाड़मेर के साथ कर दिया और आधा किसके साथ कर दिया? जोधपुर के साथ। ये तय किसने किया? ये किसने किया? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग में कौन करता है? ये परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग का काम होता है कि विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र तय करना, यानी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करवाना। और परिसीमन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 82 के तहत होता है। और प्रत्येक परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। और अब तक परिसीमन आयोग का कितनी बार गठन हो चुका है? तो 1952 में हुआ पहले आम चुनाव के समय, फिर 1962 में होता है तीसरे आम चुनाव के समय, फिर 1972 में होता है, फिर 2002 के अंदर होता है। तो अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। दूसरा इसका काम होता है मतदाता सूचियां तैयार करना। मतदाता सूचियां
तैयार करना। अगला काम क्या होता है इसका, मतदाता सूचियां तैयार करना। मतदाता सूचियां ध्यान रखना, मतदाता सूचियां राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयार करवाता है और भारत निर्वाचन आयोग भी तैयार करवाता है, दोनों करवाते हैं, ठीक है। तो मतदाता सूचियां तैयार करवाने का काम किसका होगा, भारत चुनाव आयोग का ये काम होता है। तीसरी बात, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का भी काम किसका है, भारत चुनाव आयोग का। कोई भी नई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग के पास जा करके अपने राजनीतिक दल की मान्यता लेनी पड़ेगी, तभी वो अपने कैंडिडेट हैं वो खड़े कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है अगर नई राजनीतिक पार्टी बनाता है और पार्टी बनाने के बाद जब तक वो चुनाव आयोग के पास नहीं जाएगा, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, तब तक वो पार्टी दल नहीं माना जाएगा, वो राजनीतिक पार्टी नहीं होगी। इसलिए राजनीतिक दलों को मान्यता देने का भी काम कौन करता है, भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ये काम नहीं कर सकता, ये काम कौन करता है, भारत निर्वाचन आयोग करता है। अगली बात है चुनाव चिन्ह आवंटित करना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। कोई भी नई पार्टी अपनी बनेगा तो उसको चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उसके अलग अलग चुनाव चिन्ह होते नहीं होते, जैसे कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, डीएमके का चुनाव चिन्ह है, प्रत्येक का अलग अलग चुनाव चिन्ह है नहीं। तो उसी प्रकार हाँ आरएलपी भी उसमें साथ में, तो सभी का चुनाव चिन्ह मतलब सभी पार्टी, ठीक है, सभी पार्टियों का चुनाव चिन्ह होता है। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। नई राजनीतिक पार्टी को मान्यता देने का भी काम किसका है, चुनाव आयोग का, और उसको चुनाव चिन्ह आवंटित करने का भी काम किसका होता है, चुनाव आयोग का। अगली हम बात करें चुनाव करवाना। अगला काम होता है इसका चुनाव करवाना। और भारत निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव करवाता है, तो ध्यान रखिए, भारत निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाता है, एक तो राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा संसद के सदस्यों का, यानी संसद के दोनों सदन हो गए। अगली बात विधानमंडल के सदस्यों का, विधानमंडल के सदस्यों, यानी दो सदन है विधानमंडल के होते हैं, किसी राज्यों में, किसी राज्य में एक होता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों का करवाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का करवाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव कौन करवाता है, भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। अगली बात चुनाव को रद्द करवाना। अगर मान लीजिए कहीं पर ये शिकायत आ जाए कि वहां पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए, यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो चुका है, यानी लोगों के ऊपर दबाव डाल करके वहां वोट डलवाए गए हैं, ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के चुनाव रद्द करवा सकता है। ये चुनाव आयोग का काम होता है, वहां पर चुनाव रद्द करवा करके दोबारा चुनाव करवा सकता है। तो जो पहले चुनाव हो चुका है, अगर वहां शिकायत आ जाए कि इस स्थान पर चुनाव है वो सही ढंग से नहीं हुए, सही ढंग से संपन्न नहीं हुए, निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए, लोगों के ऊपर दबाव डाला गया और दबाव डाल करके किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति के प्रति चुनाव करवाए गए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का काम होता है उस चुनाव को रद्द करवाना। तो ये चुनाव को रद्द भी करवा सकता है।
ये महत्वपूर्ण काम होते हैं चुनाव आयोग के। आ गया समझ में? वापस बता रहा हूं मैं, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, यानी कौन सा लोकसभा क्षेत्र होगा उसकी सीमांकन करने का काम किसका होगा? भारत निर्वाचन आयोग। इसके लिए वो क्या करता है? एक परिसीमन आयोग का गठन करवाता है। परिसीमन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 82 के तहत। प्रत्येक परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का मुख्य चुनाव आयोग होता है। अब तक परिसीमन आयोग का गठन तो 1952 में हुआ, फिर 62 में, फिर 72 में और फिर 2002 के अंदर हो चुका है। अगला इसका काम होता है मतदाता सूचियां तैयार करवाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है वही वोट डालने जाता है। तो मतदाता सूचियां तैयार करने का काम किसका होता है? वो चुनाव आयोग का काम होता है। अगला है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। कोई भी राजनीतिक नई पार्टी बनाना चाहता है तो उसको मान्यता देने का काम कौन करेगा? चुनाव आयोग। क्योंकि भारत एक बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश है। भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी बना सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, पूरा अधिकार है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का काम होता है उस राजनीतिक दल को मान्यता देना और इसके साथ साथ उस राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटित करना कि तेरा ये चुनाव होता है, तेरा चुनाव चिन्ह उसके सामने रखे जाते हैं, उसमें से उनको चयन करना होता है कि भाई कौन सा चुनाव चिन्ह हमें लेना है अपनी पार्टी के लिए। तो चुनाव चिन्ह आवंटित करने का भी काम किसका होता है? चुनाव आयोग। अगली बात है चुनाव करवाना। अब भारत निर्वाचन आयोग चुनाव किसका कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग किसका करेगा? तो भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव करवाता है। इसके अलावा विधानमंडल के सदस्यों यानी विधानमंडल में विधानसभा के भी चुनाव करवाता है और विधान परिषद के भी चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का पूछ लिया जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्वशासन के चुनाव करवाने का काम करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 243 के अंदर देखने को मिलता है, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख 324 के अंदर। अगली बात है चुनाव रद्द करवाना, यानी किसी भी स्थान पर किसी भी क्षेत्र में अगर शिकायत आती है तो उस चुनाव को रद्द करवाने का भी काम कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है। चलो इस चीज को नोट कीजिए। अब आगे देखिए अनुच्छेद 324 के बारे में हमने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 324 ये कह रहा है कि भारत के लिए चुनाव आयोग होगा, ये बात कह रहा है। अब अनुच्छेद 325, 26, 27, 28 और 29 तक ये आता है। तो हम बात करेंगे आगे अनुच्छेद 325 की। तो अनुच्छेद 325 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 325 कह रहा है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश के आधार पर चुनाव में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता है कि इस धर्म का व्यक्ति है, ये इस जाति का व्यक्ति है, ये इस मूल वंश का व्यक्ति है, इसलिए इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ऐसा किसी को रोका नहीं जा सकता है। भारत में अनुच्छेद 325 क्या है? भारत में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग व मूल स्थान के आधार पर चुनाव से वंचित नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है अगर वो 18 वर्ष आयु प्राप्त है तो, लेकिन उसके साथ ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म के व्यक्ति हो इसलिए आप वोट नहीं डाल सकते हो, या आप इस जाति के हो यानी उस जाति के हो आप वोट डाल सकते हो, निम्न जाति के हो नहीं डाल सकते हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात, लिंग यानी महिला और पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि केवल पुरुष ही वोट डालेंगे, महिलाएं वोट नहीं डाल सकती है, ऐसा भारत में नहीं है। महिला और पुरुष दोनों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा मूल स्थान यानी आपका मूल स्थान कौन सा है, ऐसे नहीं है कि आप पहले यहाँ उल्लू के निवासी हो
और उसके बाद में आप जाके कहाँ बस गए, आप जयपुर में जाकर बस गए, तो जयपुर के आप निवासी बन गए, तो आप जयपुर में वोट डाल सकते हो बिल्कुल। ये नहीं कि आपका मूल स्थान कौन सा है, बाड़मेर के हो आप, इसलिए आप वोट नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं। इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी लोगों को चुनाव से वंचित नहीं किया जा सकता, ये आधार नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है अगर उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, अगर उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन ये आधार नहीं हो सकता है कि व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग और मूल स्थान के आधार पर चुनाव में भाग लेने से रोका जाता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगली बात करें हम अनुच्छेद 326, ये क्या बात कह रहा है कि संसद या विधानमंडलों व स्थानीय स्वशासन के चुनाव, स्थानीय स्वशासन शब्द बाद में जुड़ा, ये पहले नहीं था संविधान में, संसद या विधानमंडल ही दे रखा है, क्योंकि पहले स्थानीय स्वशासन था ही नहीं, लेकिन अब स्थानीय स्वशासन आ चुका है। तो स्थानीय स्वशासन वैसे राज्य से संबंधित है, राज्य निर्वाचन आयोग में आ जाएगा, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन की भी चुनाव होते हैं। संसद या विधानमंडलों के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाए जाएंगे। वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाए जाएंगे। वयस्क मताधिकार मतलब मूल संविधान के अंदर वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी, तो मूल संविधान में, मैं बता देता हूं आपको, मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। इकसठवें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी, 21 वर्ष। यानी 326 क्या कह रहा है कि संसद या विधानमंडलों के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाए जाएंगे। तो नागरिकों को वोट डालने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिल रहा है, 326 के तहत वोट डालने का अधिकार मिल रहा है कि प्रत्येक नागरिक है वो वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि नागरिकों को वयस्क मताधिकार जो मिला है वो कौन से अनुच्छेद में मिला है, तो अनुच्छेद 326 के तहत मिला है। 324 में लिखा हुआ है कि एक चुनाव आयोग होगा, वो क्या करेगा, चुनाव करवाने का काम करेगा। किसके, उस देश के नागरिकों, यानी भारत के नागरिकों के। लेकिन वयस्क मताधिकार अपने को कहां मिला हुआ है, तो वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 के अंदर मिला हुआ है। अब संसद या विधानमंडलों, क्योंकि पहले पंचायती राज थी नहीं, पहले पंचायती राज संस्थाएं थी नहीं, क्योंकि पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही बना करती थी। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की। उसके बाद में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज बनी, और उसके बाद में 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 यानी 73वां जो संविधान संशोधन था 1993 के अंदर हुआ, उसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। इससे पहले पंचायती राज एक गैर संवैधानिक निकाय हुआ करती थी। जब उनको संवैधानिक दर्जा मिल गया तो पंचायती राज संस्थाओं के भी लोग वोट डालते हैं। सरपंच के चुनाव आप करते हो, वार्ड पंच के चुनाव होते नहीं होते, जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होते हैं, ये सब पंचायती राज के अंदर आते हैं। तो
अब जो व्यस्क मताधिकार है वो पंचायती राज संस्थाओं में भी प्रयोग में होता है। जब हम राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे तो उस समय इसकी विस्तृत रूप से आप इसके साथ चर्चा करेंगे। आगे देखिए अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है? संसद या विधान मंडलों के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का अधिकार। विधि का मतलब होता है कानून। विधि या कानून कह सकते हो आप। बनाने का अधिकार किसका होगा? बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास। संसद के पास होगा। अगली बात अनुच्छेद 28, ये क्या बात कह रहा है? राज्य विधानमंडल से संबंधित, राज्य विधान मंडल के निर्वाचन से संबंधित विधानमंडल भी विधि बना सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 27 तो कह रहा है कि संसद या विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास होगा? केवल और केवल विधानमंडल के पास होगा। विधानमंडल संसद के चुनाव से संबंधित कानून नहीं बना सकती, जबकि संसद है वो विधानमंडल से संबंधित कानून बना सकती है। संसद के पास ही पावर होगी कि वो विधानमंडल से संबंधित भी कानून बना सकती है, जबकि राज्य विधानमंडल केवल राज्य विधानमंडल से संबंधित ही कानून बना सकती है। इसके अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं है, संसद से संबंधित वो कानून नहीं बना सकती। ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 327 तो 327 में क्या था कि संसद या विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। 328 में क्या था? विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित विधि राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। 329 में क्या लिखा हुआ है कि 327 और 328। 327 क्या कह रहा है कि संसद और विधानमंडल से संबंधित जो विधि है वो संसद बना सकती है, और 328 क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल से संबंधित जो विधि है वो विधानमंडल भी बना सकती है। इनके द्वारा जो बनाई गई विधि यानी कानून है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में उसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये 329 कह रहा है। अब देखिए आगे भारत के मुख्य चुनाव आयोग कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयोग, यानी 1950 में आपको पता है कि चुनाव आयोग की स्थापना हुई, और 1950 से लगा करके 1993 तक यहाँ ये क्या था? एक सदस्यीय आयोग था। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयोग कौन बने? श्री सुकुमार सेन है वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा है वो मुख्य चुनाव आयुक्त है, क्योंकि वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है, तो इसके 2 अन्य और सदस्य हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त और हैं। एक का नाम है राजीव कुमार और दूसरे का नाम है अनूप चंद्र पांडे। तो ये था हमारा भारत निर्वाचन आयोग जो कंप्लीट हो जाता है। चुनाव आयोग के क्या कार्य थे हमने पढ़ा, और मतदान सुधार किस प्रकार हुआ, पहले किस प्रकार वोटिंग होती थी, अब कैसे वोटिंग हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ मूल रूप से भारत में जो चुनाव हुए थे सबसे पहले वो क्या होते थे? वो मतपत्र के माध्यम से करवाए जाते थे। उसके बाद में ईवीएम मशीन आ गई। 1990 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं। वर्तमान में अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत में चुनाव किस तरीके से करवाए जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाए जा रहे हैं। लेकिन पहले चुनाव किसके माध्यम से करवाए जाते थे? मतपत्र के माध्यम से करवाए जाते थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
चलो